लगभग 1.5 दशक में 7,000 से अधिक लोगों का करोड़ों रुपए मारने वाले अंसल ग्रुप पर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अंसल ग्रुप पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि अंसल ने 2011-12 में अंसल के सेकेंड फेज के नाम पर लोगों से पैसे जमा कराने शुरू किए थे, जिसमें लोगों को इस बात का आश्वासन था कि उनको थोड़े दिनों में ज़मीनें मिल जाएंगी। आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं ये अंसल के फर्स्ट फेज़ की तस्वीरें हैं और इसी फर्स्ट फेज़ की सुंदरता को देखते हुए, इसकी खूबसूरती को देखते हुए लोगों ने अंसल के सेकेंड फेज़ में इन्वेस्ट करने का मन बनाया था। अंसल का प्रोजेक्ट जो लगभग 2005-06 के बीच में शुरू हुआ और फर्स्ट फेज़ जब लगभग 2010-11 तक ख़त्म हो रहा था, तब इसकी सुंदरता को देखते हुए लोगों को इस बात की उम्मीद जगी कि वो भी अंसल में रहें और इसके बाद अंसल ने सेकंड फेज़ की शुरुआत करने की बात कही, जो कि सेकंड फेज़ 2011-12 में सेकंड फेज़ के लिए लोगों से पैसे लेने शुरू किए गए। पर ये लगभग सेकंड फेज़ 2011-12 से लेकर के आज तक का वक्त ले लें तो अभी तक लोगों को ज़मीनें नहीं मिली। लोगों को जो प्लॉट आवंटित होने थे वो प्लॉट आवंटित नहीं हुए। इसके बाद लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे इस बात को लेकर के और इसी दौरान 2 दिन पहले जो लोग अपनी बैठक कर रहे थे उस दौरान स्थानीय विधायक के यहाँ पर पहुँचने के बाद, राजेश्वर सिंह के पहुँचने के बाद लोगों ने अपनी बात उनसे कही और उसके बाद जब मुख्यमंत्री को इस बात का पता चला तो मुख्यमंत्री ने कहा था और सख्त निर्देश दिए थे कि अंसल ग्रुप के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई जाए। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अंसल ग्रुप के प्रदेश में जिन भी जिलों में बायर्स के साथ धोखाधड़ी हुई है वहाँ तत्काल प्रभाव से जो एफआईआर है वो दर्ज कराई जाए। इसके साथ ही साथ एक विशेष टीम का भी गठन किया जाए जिसमें विवादित संपत्ति की रजिस्ट्री रोकने का मैकेनिज्म भी तैयार हो। इसके अलावा उन्होंने पीड़ित बायर्स और एलडीए के लिए एक समिति बनाने के लिए भी बात कही थी, समन्वय की, जिससे कि कोर्ट में जो लोग एक साथ मिल करके साक्ष्य संकलन करके कोर्ट में जा सकें और चीज़ों को सुरक्षित कर सकें। इसके बाद एलडीए की तरफ से पहली एफआईआर जो है वो दर्ज करा दी गई है एलडीए की तरफ से और ये मिसेस अंसल प्रॉपर्टीज़ और इसके अलावा प्रणव बंसल, सुशील बंसल, सुनील कुमार गुप्ता, फ्रेटर्निटी पैट्रिका अट्रैक्शन और विनय कुमार सिंह डायरेक्टर, इतने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। कुल 10 अलग अलग धाराओं में एफआईआर है। बीएनएस की धारा 316(5), 318(4), 61(2), 352, 351(2), 338, 336(3), 340(2), 111 और इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 की धारा 3 के तहत एफआईआर हुई, जिसमें अधिकतम जो सज़ा है वो 10 वर्ष तक की इसमें 2 अलग अलग मामलों में सज़ा है। तो ये अलग अलग चीज़ें हुई। उसके बाद अब कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का अंदेशा लग रहा है कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज होनी शुरू हो गई है। लोग भी अपनी अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए अलग अलग थानों में पहुंच रहे हैं और चूंकि अभी फ़िलहाल अंसल जो है उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है तो लोगों की कोशिश है कि वो जो एनक्लैट है उसमें अपील करें और जिससे कि उनकी जो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो चीज़ हुई उनका जो एक उनकी जो पूरी गहरी कमाई का जो पैसा था, गाढ़ी कमाई का जो पैसा था, उससे जो जिस आशियाना को बनाने के लिए उन्होंने ज़मीन के लिए वो पैसे दिए थे वो कहीं ना कहीं वो ज़मीन का टुकड़ा उनको मिल सके। और मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद और पिछले 2 दिनों से चल रही कार्रवाई के बाद अब लोगों को इस बात का विश्वास है कि जल्द ही इस पूरे मामले में निस्तारण होगा और लोगों का हित जो है वो प्रभावित नहीं होगा। अंसल ने हज़ारों लोगों को परेशान किया है। लोग पिछले 1.5 दशक से अपनी ज़मीन का वो टुकड़ा पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक ऐसे शख्स हमारे साथ हैं जो लंबे समय से परेशान है। क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम है डॉक्टर अमित मेहरोत्रा। अंसल में आपने ज़मीन ली थी? जी, 2012 में। 2012 में कितने स्क्वायर फीट? हमने जो है 200 स्क्वायर मीटर के 2 प्लॉट लिए थे, मैंने और मेरे भाई साहब ने लिए थे। हमने 50% की धनराशि दी थी 2012 में। कितना पैसा कुल दिया? हमने 11 लाख रुपए दिया था क्योंकि हमने रीसेल में ली थी और उस समय जब हमने ली थी तो सेक्टर पी में हमें ज़मीन दी गई थी। सेक्टर पी में? जी। और फिर उसके बाद में 2019 में मालूम पड़ा कि साहब यहाँ पर तो कोई इन्होंने ज़मीन खरीदी ही नहीं है और हमको हाँ। जो आपने जब ज़मीन लेने गए, मतलब आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखा या कैसे किसी ने कहा कि वहाँ अच्छी जगह है या आपको अंसल पसंद था, क्यों आप भाई अंसल तो विकसित हो ही रहा था उस समय, फेज़ 1 में विकसित हो रहा था। वहाँ पे क्या कहते हैं आपका मेदांता हॉस्पिटल बनना शुरू हो चुका था उस समय, 2012 के समय की बात कर रहे हैं और बेस्ट प्राइस जैसे इंस्टीट्यूशन थे तो इतनी तेज़ी से विकसित हो रहा था और रोज़ तो विज्ञापन आते ही थे
उससे पहले ये भी हम न्यूज़ में देखते थे कि एलडीए ने एमओयू करा है, एक हाईटेक सिटी घोषित करी गई है और ये गवर्नमेंट द्वारा डेवलप करा जा रहा है। अंसल तो एक डेवलपर है, बाकी तो इसका ओनर तो गवर्नमेंट था, एलडीए ओनर था। एलडीए के साथ एमओयू है तो चीज़ें हमारी फंसेंगी नहीं, चीज़ें बेहतर होंगी। बिल्कुल, वो 100%, क्योंकि ये था कि बहुत सारे डेवलपर होते हैं, तो अंसल तो एक डेवलपर था, अंसल ओनर के रूप में नहीं था। लेकिन अंसल तो फिर डेवलपर क्या, वो तो ओनर भी बन गया, चीटर भी बन गया और स्वयंभू बन गया, और इस तरह से उसने चीट करा। 2012 में जब आपने ज़मीन के लिए पैसे दिए, आपको क्या कहा गया, कब तक आपको ज़मीन पर कब्जा दे दिया जाएगा, कब तक देने की बात कही गई? 2012 में था, हमको ये था कि 4-5 साल में लगभग बताया गया था, लेकिन ऐसा कोई लिखित उन्होंने उस समय नहीं दिया था। वो ज़मीन देखी नहीं थी कहाँ पर है, सिर्फ मतलब कागज़ों पर देखा? कागज़ों पे ही था, कागज़ों पे ही था। और ये था कि ये तो जो है किसानों से ज़मीन खरीदी जा रही है, खरीदी जाने के बाद उसको डेवलप किया जाएगा, वहाँ पे आपके प्लॉट्स काटे जाएंगे, रोड बनाई जाएंगी, सीवर होगा, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन होंगे, और उसके बाद में हमको प्लॉट दिया जाएगा। और उसके बाद में जब हमें 2019 में मालूम पड़ा कि यहाँ पे अंसल के पास ज़मीन नहीं है, तो मैं उनके दफ्तर में अप्रोच करा, तो उन्होंने मेरा जो है प्लॉट शिफ्ट कर दिया सेक्टर पी से लेके ओ में, और ये मेरा अलॉटमेंट लेटर है। पी से ओ सेक्टर? पी से ओ में शिफ्ट करा, और आप देखेंगे कि सारा कुछ पेमेंट एक ही दिन में वो दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शिफ्ट करा था, इसीलिए सारा पेमेंट एक ही दिन में हुआ था, ये जो 11 लाख का था। और उसके बाद में उन्होंने मुझे ये एग्रीमेंट दिया, और इस एग्रीमेंट के अंदर में आप देखेंगे ये एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, लीगल था, ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। और इसके अंदर में उन्होंने साफ साफ हमको लिख के दिया पोजीशन ऑफ द प्लॉट, कि ये लिखा हुआ है कि द प्रोमोटर एश्योर्स टू ऑफर द पोजीशन ऑफ द प्लॉट ऑन और बिफोर 23 जून 2020। यानी कि क्लियर डेट दी गई थी 2020 की, 23 जून की, कि हमें वो देंगे। और आज 5 साल तो उसके बाद भी हो गए हैं, और पोजीशन क्या, वहाँ तो अभी तक कुछ भी विकास भी नहीं हुआ, कुछ भी उन्होंने करा ही नहीं। ये समय बीत जाने के बाद, जब ये 2020 का समय बीत गया, उसके बाद आप गए तो फिर क्या हुआ? या गए तो पहले करने के साथ अभी कोविड है, हम डेवलप कर रहे हैं, और यही सब हर बार झूठ, सिवाय झूठ के और उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ टहलाते थे और कुछ नहीं, कि सब बस धैर्य रखिए बहुत जल्दी हो जाएगा। वहाँ पे काम शुरू हो गया, ये बोला गया कि रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा, क्योंकि जो फेज़ 1 और फेज़ 2 है उसको कनेक्ट करने के लिए एक ओवरब्रिज होना चाहिए या अंडरपास होना था, तो ना ओवरब्रिज किया ना अंडरपास किया। आज वहाँ पे पहुँचने का सिर्फ एक ही साधन है, जो आवास विकास ने एक ओवरब्रिज बनाया, वहाँ के जरिए आप पहुँच सकते हैं फेज़ 2 में, और जाके देखेंगे आज भी वहाँ जंगल पड़ा हुआ है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। पहले तो हमारे पास जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, वो तो थैंक्स टू आवास विकास के हम अब वहाँ पे पहुँच सकते हैं। अंसल ने तो आज तक वो भी नहीं करा, कि कभी आदमी फेज़ 2 में पहुँचे ही नहीं, कोई देखे ही नहीं। लेकिन आदमी इसी भरोसे में था कि फेज़ 1 में डेवलप हो रहा था, बड़े बड़े और पॉलिटिशियंस ले रहे हैं, और न्यूज़ आ रही थी कि बड़े बड़े क्रिकेटर यहाँ पे ज़मीन ले रहे हैं और सब कुछ डेवलप हो रहा है। इवन G20 भी कराया गया फेज़ 1 में, तो ऐसा नहीं है कि फेज़ 1 में काम नहीं हुआ है, और यही भरोसा था कि फेज़ 2 में भी होगा। लेकिन फेज़ 2 था, वैसी फेज़ 2 की उम्मीद थी आप लोग को? बिल्कुल, और वो सारी उम्मीदों पर एकदम कुठाराघात हुआ। और उसके बाद अब जब ये न्यूज़ आती है कि अंसल इंसॉल्वेंसी पे चला गया, वो भी विलफुल इंसॉल्वेंसी है, वो बिजनेस फेल्योर नहीं है। क्योंकि पिछले अगर आप देखें तो 4 महीने पहले जब अंसल के चेयरमैन यहाँ आए थे, और उन्होंने हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स को बताया कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो प्रॉपर्टी डीलर्स ने हेल्प करा और सेल होने में, और उनको 250 करोड़ रुपए का 4 महीने में जो है इनकम हुई, और उन्हें चुकाना था 83 करोड़। 250 करोड़ कमाया और देना था 83 करोड़, लेकिन वो भी 83 करोड़ नहीं दिया, और वो इंसॉल्वेंसी में चले गए। इसका मतलब क्या है कि वो 250 करोड़ उन्होंने साइफन कर लिया, और साइफन करके कहाँ करा है, दैट ओनली दे नोज। तो इट वॉज ए विलफुल डिफ़ॉल्ट। और आज जब वो चले गए इंसॉल्वेंसी में दिखाने के लिए, और उसमें ये कहा कि एक हम इंटरिम रिजोल्यूशन पर्सन IRP बोलते हैं, वो हम करेंगे, जो आपके जो है प्रॉपर्टी का फैसला करेगा। और हिस्ट्री बताती है कि जो IRP जब फैसला करता है, तो जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका 50 या 60% ही पैसा आपको मिलता है। यानी कि अगर हमने 2012 में 22 लाख दिया था, तो आज की तारीख में वो अगर निर्णय करेगा तो कहेगा आपको 60% देंगे वर्षों में। तो 22 लाख रुपए 13 साल में आज कितना पैसा होता है बैंक में, आप समझ सकते हैं। कम से कम 50 लाख रुपए तो होता ही 13 साल में, या उससे ज़्यादा ही होता। लेकिन अब तो ये है कि IRP जो इनका खुद का ही आदमी होता है, वो कहेगा कि हम आपको 22 लाख नहीं देंगे साहब, 12 लाख ले लो, और वो भी जो है पिछले अगले 4-5 सालों में हम टुकड़ों टुकड़ों में देंगे। तो ये तो कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए हमारी गुहार ये रही थी CM साहब के साथ में कि साहब इसमें गवर्नमेंट को अब इंटरवीन करना पड़ेगा,
सिर्फ मंत्री ने इंटरवीन किया है, पहला मुकदमा एलडीए ने लिखवाया, अब आप लोग भी मुकदमा लिखवाने के लिए वही हमारे पास सोलेस है कि एलडीए ने मुकदमा लिखाया, एलडीए अब एक्टिव हुआ है और हमारी उम्मीद है कि एलडीए इसको टेक ओवर करे, अंसल को रद्द करके। की भी कहीं कोई कमी आपको लगती है कि एलडीए, क्योंकि इतना समय हो गया, लगभग 12 में आपने लिया, 2025 चल रहा, 13 साल का वक्त, एलडीए को इस पे कुछ करना चाहिए था? देखिए ओवरसाइट मैकेनिज्म तो गवर्नमेंट की ही थी और 2012 से क्या उससे पहले से जब से अंसल चल रहा है तो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तो क्रिएट करी गई थी कि ओवरसाइट गवर्नमेंट करेगी, रेगुलेटर तो गवर्नमेंट ही था। तो अगर रेगुलेटरी फंक्शंस में कहीं ना कहीं कुछ स्लिपेजेस है तो सवालिया निशान तो दूसरी तरफ भी उठते हैं। लेकिन फिर भी किन परिस्थिति में उस समय की गवर्नमेंट थी, किन परिस्थितियों में उस समय का अफसर थे, मैं इस बात पे कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन हमें सिर्फ विश्वास है हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे। उन्होंने जिस तरह से 4 दिन में, हम 4 दिन पहले क्लूलेस थे कि क्या होगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हुए, 1800 लोग जुड़े 2 अलग अलग ग्रुप में, क्योंकि उसकी जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिमिट ही खत्म हो। पीड़ित होंगे 1800 तो ग्रुप में जुड़े, लगभग 4000 से 5000 लोग माना जाता है। ये 7000 के आसपास लोग 7000 पीड़ित हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप की तो अब लिमिट ही खत्म हो जा रही है, इतने लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो अब सिर्फ सीएम साहब से ही उम्मीद है कि वो एलडीए को निर्देश देंगे और निर्णय देंगे, शासकीय निर्णय देगा कि एलडीए इसको टेक ओवर करे और जहां पर ज़मीनें नहीं हैं वहां पर एक्वायर करा जाए और एक्वायर करने के बाद में प्लॉट डेवलप करके जो होम बायर्स को प्लॉट मिलने चाहिए वो प्लॉट दिए जाए। तो ये बात कही कि किसी भी बायर का हित जो है वो प्रभावित नहीं होगा, सबको वही हमारा सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि जब ऑनरेबल सीएम ने कभी भी कोई घोषणा करी है तो उसको पूरा ही किया है। तो इसमें भी हमें पूरा विश्वास है कि वो पूरा ही करेंगे। हाँ, आप जो एफआईआर कराने आए यहाँ पुलिस ने क्या कहा और कैसे? यहाँ तो देखिए अभी भी फिर से वही ढाक के 3 पात वाला है। मैंने कल यहाँ पे अपने सारे पेपर दिए थे, ये जो एग्रीमेंट अलॉटमेंट जितना आप देख रहे हैं मैंने सबकी कॉपी दी थी कल को, और आज मैं फिर आया हूँ यहाँ पर तो बताया जा रहा है, मैंने जब बात करी थानाध्यक्ष से तो कह रहे हैं कि साहब हम जांच कर रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ आता पुलिस इसमें क्या जांच कर रही, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं करी। तो अभी तक तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी है और ये 84/25 है, ये अभी सवेरे रजिस्टर में जो है मेरी एप्लीकेशन को एंटर किया गया है। जब ये देख के कि मीडिया के लोग आ रहे हैं, मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तब इन्होंने यहाँ पर एंटर करा है, लेकिन एफआईआर दर्ज अभी भी नहीं करी है। देखिए, ये वो पीड़ित हैं जिन्होंने अपनी गाढ़ी जो कमाई है उससे अपना आशियाना बनाने के लिए इन्होंने पैसा लगाया था और 13 साल का वक्त बीत चुका है, पर अभी तक इनकी कौन सी ज़मीन है, कहाँ पर है, इस बाबत इनको कोई जानकारी नहीं। पर इनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बात की उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से ऐलान किया उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, मामले में कार्रवाई शुरू हुई है। अब उनको उम्मीद है कि जो उनकी गाड़ी कमाई का पैसा था वो उनको कहीं ना कहीं ज़मीन के तरीके से उनको ज़मीन के फॉर्म में मिल पाएगा। अंसल का जो मामला है वो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है अंसल के लोगों पर। हमारे साथ वो बायर्स हैं जो पिछले 1.5 दशक से परेशान हैं। इन्होंने अपने गाढ़ी कमाई जो है वो प्लॉट लेने में लगाई थी, पर आज तक इनको उस प्लॉट कहाँ पर है, किस दशा में है, इस बात के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। 2 बायर्स मेरे साथ हैं, दोनों से एक एक करके बातचीत करेंगे। क्या नाम भाई साहब? प्रशांत सिन्हा। कब आपने अंसल में प्लॉट लिया? सर मैंने 2012 में प्लॉट लिया था। 2012 में। कितने का? सर उस समय मैंने इनको 16 लाख रुपए दिए थे। 2012 से लेकर मई 2013 के बीच में 4 इंस्टॉलमेंट मैंने प्लॉट के लिए 16 लाख रुपए दिए थे इनको, और कुल प्लॉट की कीमत 40 लाख रुपए थी। लेकिन उसके बाद ये था कंस्ट्रक्शन प्लान था। स्क्वायर फीट का प्लॉट था ये था 1800 स्क्वायर फुट। 40 लाख रुपए? 40 लाख का था, मैं 16 लाख दिए हैं अभी तक। उसके बाद से कोई डिमांड नहीं आई। क्या कहा इन्होंने कि कब तक आपको ये पैसा, कब तक आपको ये प्लॉट दे देंगे? उस समय था कि ये 2015 तक दे देंगे मुझे, ये 2015 तक नहीं मिला मुझे। तो उसके बाद 2017 के आसपास जो है हम लोग ने सिमिलर काइंड ऑफ जो भी हो रहा है, एजिटेशन हो रहा है, इस तरह हम लोग ने इस समय 2017 में किया था। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में आया था। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग की लखनऊ एसपी से मुलाकात हुई और फिर अंसल के लोगों ने, अंसल के लिए के लोग भी आए, वहाँ पे आए, उन्होंने मीटिंग की और कहा हम लोग को प्लॉट दे देंगे। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद 2018-19 में मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे पेपर लिख के दिया कि जो है आपका जो है 18 से 24 महीने में आपको हम प्लॉट दे देंगे। लेकिन वो भी नहीं हुआ। उस समय उन्होंने मुझे प्रॉपर एक रजिस्ट्री भी भेजी कि आपका प्लॉट ज़मीन जो है एकदम क्लियर है। दैट इज़ माय क्वेश्चन। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने, अभी मैं गया पिछले महीने गया तो बोलते हैं आपकी लैंड भी क्लियर नहीं है। और उसके बाद कहाँ पर है ये भी ज़मीन जो है किसान पद जो है उससे लगा हुआ सेक्टर ओ है। लेकिन कुछ ज़मीनें उसमें उन्होंने अंसर के पास हैं, कुछ की रजिस्ट्री अंसर के पास नहीं है। तो वो साइज मतलब कुछ प्लॉट्स क्लियर है, कुछ प्लॉट्स क्लियर नहीं है। और बीच का एक पुल बन रहा था जो 2017 से पुल बन रहा था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले अंसर यही कहता था जब पुल बन जाएगा तब डेवलपमेंट होगा फेज़ 2 का।
लेकिन ना ही पुल बना आज तक। और उस पुल की फ़ोटो मेरे पास 2017 की फ़ोटो मेरे पास है और आज की फ़ोटो भी है, सेम कंडीशन में है, कोई डेवलपमेंट उसके कारण नहीं हुआ है। ये बताइए, आपने मतलब क्या फेज़ 1 को आपने देखा कि फेज़ 1 बहुत सुंदर है, तो कुछ मन में उसी को देख करके वही मेन रीज़न था कि फेज़ 1 जो बन रहा था वो बहुत अच्छा बन रहा था। तो उसके बाद मैं, चूँकि मैं डायरेक्टली अंसल से ही प्लॉट लेना चाहता था, क्योंकि पूरा सारा पैसा वाइट का था, मैं अंसल से लेना चाहता था। तो जब अंसल का पेपर में 2012 में बहुत बड़ा इश्तिहार निकल रहा था कि हम फेज़ 2 गवर्नमेंट से, हमें अप्रूव्ड अथॉरिटी हमारी है और गवर्नमेंट से गवर्नमेंट, बिकॉज दिस इज़ अ हाईटेक सोसाइटी, इसलिए आपका विश्वास जगा। इसलिए विश्वास जगा कि मुझे अंसल से लेना है, और चूंकि ये डायरेक्ट अंसल से लेना है इसलिए, और सारा पैसा वाइट में देना था मुझे, तो मैंने इसीलिए अंसल के पास गया और उस इश्तिहार को देख कर मैंने वहाँ पे बुक कर दिया। और उसके बाद से 16 लाख, आज मेरे 13 साल हो गए हैं, उस पैसे क्या हो गया कुछ पता नहीं है। एक तो बायर की क्या कहानी आपने सुनी, दूसरे बायर एक और हमारे साथ हैं। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम अनुराग गुप्ता है, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। हाँ जी, आपने भी अंसल में प्लॉट लिया? मैंने भी अंसल में प्लॉट लिया आपने 2017 में लिया था मैंने। 17 में लिया? जी हाँ, कितने का प्लॉट? ये मुझे लगभग 55 लाख का प्लॉट पड़ा हुआ है और स्क्वायर फीट? 3000 स्क्वायर फीट है लगभग, और फेज़ 2 में है ये। हाँ, कौन से सेक्टर में? सेक्टर L1 में। हाँ जी, तो ये आपने मतलब जैसे लोग जिस तरीके की बात कह रहे हैं कि 12-13 से लोगों ने वहाँ इन्वेस्ट करना शुरू किया था, उम्मीदें थी 15-16 तक उनको प्लॉट मिलेगा, ये चीज़ फिर आप 17 तक गए, तब भी उसी उम्मीद में, मतलब आपको तब कुछ जानकारी नहीं थी, या आप 17 में कैसे क्या हुआ? नहीं, मैं इसलिए गया था वहाँ पर क्योंकि मुझे पेंशन से जितना पैसा मिला था, मैंने जब पता किया इसके बारे में तो पता चला कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक पॉलिसी है, 2003 में आई थी, उसके बाद 2007 में इसको रिवाइज किया गया था, हाईटेक सिटी पॉलिसी, और इसमें गवर्नमेंट का पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट था। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट? जी हाँ, जिसमें कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, वो उनको डिसाइड करना था कि कौन डेवलप करेगा। तो उन्होंने ही इसको अंसल को चुना गया था, इसको डेवलप करने के लिए किया गया था। और ये एक बार जरा कैमरे पर दिखाएगा। और ये आप देख सकते हैं पैरा 1 में, जिसमें साफ दिया गया हाईटेक टाउनशिप नीति 2007 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी, और उनको ही उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना था। और उसके बाद वो रेगुलर इंटरवॉल पे फिर इसकी प्रोजेक्ट की मीटिंग भी लेते रहे हैं। और इसके साथ ही साथ LDA को भी कहा गया था कि आपके सुपरविजन में ये कार्य होगा, और अंसल की 25% सेलेबल जो लैंड होगी वो LDA के पास मॉर्टगेज रहेगी। इन केस अगर वो नहीं कर पाता डेवलपमेंट अंसल, तो LDA उस ज़मीन को बेचकर पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट करेगा, जिससे कि होम बायर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। यही सोचकर कि उसमें प्रदेश सरकार का इन्वॉल्वमेंट है और इसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा, इसी सोचकर मैंने ये प्लॉट यहाँ पर लिया था। मैंने 2017 से आज 2025 हो गया, 8 साल का वक्त बीत गया, अभी तक क्या स्थिति आपके प्लॉट? अभी तक वहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कई बार मैंने अंसल के कार्यालय में जाके भी बात की है, वो बोलते हैं आप इनसे बात करो, उनसे बात करो, ये बताएंगे वो बताएंगे। जो यहाँ पर इनके जो हेड है यहाँ पर राव जी, उनको भी कई बार फ़ोन किया, कभी फ़ोन अटेंड नहीं करते हैं। उनको मैंने कई बार मेल किया कि कुछ बताइए इसका क्या, आपका डेवलपमेंट का टाइमलाइन क्या है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। और अब मैं बस सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि अंसल ने जो गलती की है सो की है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं LDA के अधिकारियों और शासन के उच्च स्तर के अधिकारियों की भी मिली भगत रही है इस पूरे कार्यक्रम में। क्योंकि जब मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में हर 6 महीने पे मीटिंग हो रही, तो उन्होंने क्या सुनिश्चित किया कि क्यों नहीं, मतलब ये अभी तक डेवलपमेंट या क्यों लोगों को हैंडओवर नहीं हो पा रहा है, जिस प्रोजेक्ट को 2015 या 20 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। हर 6 महीने पे इसकी मॉनिटरिंग हुई है? मुख्य सचिव जी के द्वारा मॉनिटरिंग हुई है हर 6 महीने पर। तो इसलिए बस मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि एक प्रभावी जांच की जाए, जिसमें LDA का और शासन के उच्च अधिकारियों की जांच की जाए कि किसको क्या लाभ दिया गया है। साथ ही साथ मुझे ये भी पता चला है कि शासन के कुछ बड़े अधिकारियों को और LDA के अधिकारियों को अंसल में प्लॉट भी दिए गए हैं, जिससे कि वो लोग अपना मुंह बंद रखें और कुछ उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई ना कर पाएँ। और अब मेरी उसके तौर पर और अब मेरी सरकार से बस यही निवेदन है कि अंसल के बस का ये नहीं है कि वो कुछ भी कर पाएगा। सरकार से बस निवेदन ये है कि वो LDA या आवास विकास के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लेकर पूरा कंप्लीट करवाएं, तभी होम बायर्स को सही न्याय मिलेगा। अच्छा ये बताइए, ये मतलब आप 8 साल आपको वक्त हो गया, अभी जिस तरीके से पिछले दिनों NCLT में ये चीज़ें चली गई, तो ये जाने के पीछे आपको क्या तथ्य समझ में आ रहा है, और क्या अंसल खुद चाहता था कि वो दिवालिया बन जाए इस तरीके की?
जी हाँ, अंसल खुद चाहता था। मेरी कई लोगों से बात हुई है जिन्होंने रेरा में अंसल के खिलाफ कंप्लेंट की। वो ये जब वो रेरा में जाते थे तो अंसल जाके ये बोलते थे कि आप हमसे कंप्रोमाइज़ कर लो, अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे तो हम इसको बैंकरप्ट करवा लेंगे, आपको फिर एक भी पैसा नहीं मिलेगा, हम दिवालिया करवा लेंगे अपने आप को। कई बार मेरे ऐसे लोगों से बात हुई है, उसको नहीं धमकी देता था कि आप हमसे कंप्रोमाइज़ कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ क्या मतलब जितना पैसा दिया उससे थोड़ा सा उसका हम पैसा दे के आपको ख़त्म कर दे रहे हैं, इस पूरा पैसा हम दे नहीं पाएंगे आपको, कंप्रोमाइज़ कर लो, उसी में अच्छा है, नहीं तो फिर हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, फिर आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। मतलब ये मंशा ही उनकी थी कि वो बैंकरप्ट हो। वो शुरू से ही मनसा उनकी यही थी, इसीलिए उन्होंने इसका 2-3 महीने में उन्होंने काफ़ी जो मुझे प्रतीत होता है फंड का उन्होंने इधर से उधर मतलब एडजस्ट कर लिया, जिससे कि कम से कम NCLT के पास पैसा जाए। डाइवर्जन उन्होंने कहीं ना कहीं कर लिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अच्छा, ये मतलब इस तरीके की मंशा होना और फिर ये सब कुछ हो जाना, तो ये तो सबकी मिलीभगत जैसा ही है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है इसमें कहीं ना कहीं शासन की और LDA के अधिकारियों की मिलीभगत है। कल LDA ने एक FIR दर्ज कराई है अंसल के खिलाफ, जिसमें LDA ने खुद स्वीकार किया है कि रेरा में अंसल के खिलाफ काफ़ी सारी कंप्लेंट हैं, और इससे ये प्रतीत होता है कि LDA को जानकारी थी कि अंसल के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट है, और LDA खुद इस चीज़ का सुपरविजन कर रहा था, लेकिन LDA ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी अभी तक। अच्छा, एक चीज़ इसमें और LDA ने अभी अपने एक बयान में ये बात कही कि वहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट का पूरा डेवलपमेंट होना था, उसमें STP बनाने के लिए लैंड लेनी थी, बाकी चीज़ों के लिए लैंड लेनी थी, पर अंसल वो लैंड नहीं ले रहा था या नहीं खरीद रहा था, इस कारण उसको अनुमति नहीं मिली। इस तरीके की चीज़ें आप कैसे देखते हैं? क्या नहीं, वो सिर्फ टाल मटोल वाली घटना है और कुछ नहीं है, क्योंकि LDA खुद इसमें ज़्यादा LDA ने खुद अपना मुंह कहीं ना कहीं बंद करके रखा था, उनका मुंह बंद कर दिया था अंसल ने घूसखोरी के द्वारा LDA के अधिकारियों का। पर इसके पीछे मंशा क्या, मतलब अगर LDA को अगर अंसल को पैसा मिल रहा है, उसको प्लॉट डेवलप करके देना है, तो इसमें फिर वो मंशा में कमी का मतलब LDA क्या पैसा अंसल क्या पैसा मारने के लिए ऐसा कर रहा था? ऑफ कोर्स LDA अंसल जो है पैसा मारने के लिए ही ऐसा कर रहा था। अगर उसकी मंशा होती डेवलप करने की तो उसका कई जगह उससे कहा गया, वो हर जगह उसका पैसे का ही फ्रॉड होता है, कहीं भी पूरा पेमेंट नहीं कर रहा। रेरा में भी करीब 200-300 करोड़ रुपए का लोग RC जारी हो चुकी है, पेमेंट नहीं किया है। दिल्ली में भी उसके 2 प्रोजेक्ट पे NCLT कार्रवाई जारी है, तो कहीं ना कहीं वो हर जगह पैसा लेके सिर्फ भागने का ही उसका वो रहता है। अगर उसको डेवलप करना होता तो अब तक वो कर देता। तो NCLT के खिलाफ अब आप लोग एनक्लेट जाएंगे या कैसे क्या? हाँ, मैं प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो एनक्लेट में अपने शासन की तरफ से एक प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें, जिसमें ये कहा जाए कि इस प्रोजेक्ट को, लखनऊ वाले प्रोजेक्ट को हम पूरा करेंगे, हमारा अधिकरण पूरा करेगा, चाहे वो LDA हो चाहे वो आवास विकास हो। तो शायद वो इस चीज़ को एनक्लेट या माननीय सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को मानकर इनको ये इतना रियायत दे जाए। नहीं, बायर्स का हित, जो क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो बात कही कि किसी भी बायर का जो हित है वो प्रभावित नहीं होगा, सबको सुनिश्चित किया जाएगा उसका हित वो हो, तो मतलब यही एक तरीका है आपको? यही एक तरीका है सही से न्याय मिलने का जितने भी होम बायर्स हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि कोर्ट कचहरी में कितना टाइम लगेगा किसी को नहीं पता, और सच्चा न्याय तभी मिलेगा जब होम बायर्स को अपना जो उसने सपने देखे हैं मकान के वो उसका पूरा हो जाए, वो सरकार ही कर सकती है। इतने दिन से ये प्रकरण चल रहा है, आपको क्या लगता है मतलब इतना लेट सरकार का जागना? 2025 मतलब 2017 से आपने लिया, 2011-12 में इन्होंने लिया, 2025 में सरकार जाग रही, मतलब इसके पीछे भी कहीं आपको कोई लूप नहीं, लूपहोल नहीं, बस कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव कहीं ना कहीं रहा है, और सही तथ्य जो हैं सरकार के सामने नहीं रखे गए, चाहे वो LDA द्वारा हो, सही तथ्य अभी भी नहीं रखे गए हैं। मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें अभी भी छिपाई जा रही हैं। बिल्कुल, तो ये देखिए, ये वो बायर्स हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा अंसल को दिया था, पर इनका इस तरीके का भी आरोप है कि अंसल समय समय पर इनसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बात करता था कि आप कुछ पैसे लेकर के वो चीज़ों को छोड़ दीजिए, यानी कि अंसल की मंशा ही कहीं ना कहीं खोटी थी, वो नहीं चाहता था इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना, और इसीलिए लोग पिछले 1.5 दशक से भटक रहे हैं। हालांकि अब FIR दर्ज हुई है, मुख्यमंत्री की मंशा है कि सभी को, जो भी बायर्स हैं उनको उनकी जो ज़मीन है, उनका जो प्लॉट है वो दिया जाए। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके की क्या कार्रवाई होती है। अंसल का मामला पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसमें कल एक FIR भी दर्ज कराई है। LDA के VC प्रथमेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रथमेश जी, अंसल का मामला पिछले कुछ समय से सुर्खियों में, आप लोगों ने कल FIR भी दर्ज कराई, पर FIR मुख्यमंत्री के कहने के बाद दर्ज हुई, लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, ऐसा क्या रहा कि मतलब CM को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा और तब आप लोग आगे बढ़े? देखिए, इसमें कई डेवलपमेंट्स इधर रिसेंटली हुए हैं। अंसल जो है
वैसे तो अंसल जो है वो गवर्नमेंट ने ही उसको लाइसेंस दिया है, 2005 में लाइसेंस दिया है, और 2000 कई बार इसका एरिया जो है वो बढ़ा भी है, फिर फाइनली 2021 में कम हुआ है, और 2023 में यहीं एलडीए से ही इसका डीपीआर भी सैंक्शन हुआ है। बट इवेंचुअली ये जो हम लोगों ने इनसे नोटिसेस मांगे हैं, जो इनसे हम लोगों ने बार बार चिट्ठियां दी हैं कि भाई ये बकाया धनराशि जमा करें, तो वो ये नहीं कर रहे हैं। और फाइनली 25 जनवरी 2025 को ये एनसीएलटी में इनके एक जो बकायेदार हैं आईएलएफएस, वो मात्र 83 करोड़ के बकाये के लिए वो वहाँ पर गए, और एनसीएलटी ने एक ऑर्डर किया जिसमें इनको एक तरह से बैंकरप्ट घोषित किया है और मॉरेटोरियम लगा दिया है। तो ये चीज़ बिना एलडीए को, बिना आवास विभाग के किसी भी पक्ष को सुने हुए ये ऑर्डर करना हम लोगों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, और इसी वजह से इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग करी थी और उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि इनकी कमियों को ढूंढा जाए। और इनकी कमियों को जब हम लोगों ने ढूंढा, उनको ध्यान से देखा, तो ये पाया कि इन लोगों ने जो मॉर्टगेज ज़मीन है हमारी, उसमें अवैध रूप से क्रय विक्रय किया है। जो गांव सभा की ज़मीन है जिसको डीएम साहब ने पुनर्ग्रहण करके हमें दिया था, या सीलिंग की ज़मीन जो कि एलडीए को ही संपत्ति है, तो उसका भी अवैध रूप से विक्रय किया है। तो इसलिए हम लोगों ने कल गोमती नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है। सर, एक चीज़ देखने में आई, जो भी बायर्स है उनका ये कहना है कि जब उन्होंने एडवर्टीजमेंट देखा तो उसमें हर जगह पर ये बात लिखी थी कि भाई एलडीए से चीज़ों का अप्रूवल है, सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसके बाद लोग उस विश्वास के साथ गए थे, पर लगभग 1.5 दशक की बात है, मतलब फर्स्ट फेज़ तो लगभग पूरा है, 2011-12 से जो सेकेंड फेज़ की बात है, 1.5 दशक में क्या एलडीए की तरफ से इसके पहले भी कोई एक्शन लिया जा सकता था जो नहीं लिया गया? आपको लगता है कोई लचर? देखिए, जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट करने का टाइमलाइन 5 साल है हाईटेक पॉलिसी में। 2005 में जब इनको दिया गया डेवलपमेंट करने के लिए तो 5 साल का टाइम था, परंतु उसके पहले ही इसका एरिया का एक्सपेंशन कर दिया गया, तो और 5 साल का टाइम एक्सटेंड हो गया। इनफैक्ट जो 2021 में भी गवर्नमेंट ने किया, उसमें भी 2028 तक का टाइम इनके पास डेवलपमेंट का था। परंतु और अगर इनकी जो नीयत है अगर वो साफ़ होती, तो जैसे बाकी डेवलपर्स हैं, जैसे इंटीग्रेटेड टाउनशिप में यहाँ पे मुझे लगता है कि एलडीए ने कम से कम 20 लोगों को लाइसेंस दिया है, या हाईटेक पॉलिसी का ही आप उदाहरण लें तो इसमें भी ओमेक्स को हम लोगों ने लाइसेंस दिया था, बट ओमेक्स ने अपना कंप्लीशन कर लिया और वहाँ पे लोग सक्सेसफुली, जिनको भी उन्हें आवंटियों को कब्जा देना था, कब्जा दिया। तो ये तो डेवलपर की ही नीयत अगर नहीं ठीक है, डेवलपर ने ही अगर डिसाइड किया है कि नहीं हम पालन नहीं करेंगे, तो उसी का ही ये निकला है। और वो जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर इसमें एलडीए के कर्मचारियों या अधिकारियों की भूमिका रही है तो हम लोग को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि उसको भी हम लोग ढूंढेंगे और उसके संबंध में भी रिपोर्ट भेजेंगे गवर्नमेंट को। इस तरीके से ये भी निकल के सामने है कि एलडीए के जो ऊपर स्तर के अधिकारी रहे, उन लोगों ने भी बाद में वहाँ पर नौकरियाँ की, तो क्या इसको लेकर के भी जाँच आने वाले समय में? बिल्कुल, इसकी भी एक जांच समिति बनी है, और अगर इसका इस तरह का भी कोई हम लोग को शिकायत मिलती है और अगर जांच करने के बाद इस तरह के तथ्य सही मिलते हैं, तो हम लोग इसके संबंध में गवर्नमेंट रिपोर्ट भेजेंगे। कुछ बायर्स ने यहाँ तक बात कही कि अंसल की मंशा ही नहीं थी चीज़ों को देने की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अंसल समय समय पर उनको ये बात कहता था कि आप थोड़े मोड़े पैसे हमसे ले लीजिए और कंपनसेट कर लीजिए चीज़ों को। इस तरीके की बात भी निकल के सामने आ रही है। हाँ, ऐसे और भी चीज़ें अब सामने आएंगी। इसमें जितना हम डीप में जाएंगे, जितना एलडीए और इसमें अब जांच करेगा, तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। और इन सब में अगर, और इसमें तो अब सीएम साहब ने ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो होम बायर्स के भी साथ अगर चीटिंग हुई है तो उनका भी एफआईआर दर्ज कराया जाए। तो मैं तो ये अनुरोध करूंगा कि अगर इस तरह के कोई होम बायर्स हैं, वो आईआरपी को तो अपना क्लेम दे ही, बट अगर उनके साथ फ्रॉड हुआ है तो वो पुलिस में भी ज़रूर संपर्क करें और उनको भी बताएं। होम बायर्स किस तरीके से, उनका जो हित है वो कैसे सुरक्षित हो सकता है, इसको लेकर के आप लोग भी कुछ प्लान करेंगे जिससे उनका जो, क्योंकि उनका जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं ज़मीन के फॉर्म में उनको मिल सके? देखिए, हाईटेक पॉलिसी पे बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि अगर किसी भी कारण से जो लाइसेंसी है उसका लाइसेंस कैंसिल होगा, तो जो मॉर्टगेज ज़मीन है उसको हम लोग यानी कि एलडीए बेच के और बाकी डेवलपमेंट का कार्य खुद करेगा। तो हम लोग इसी पे ही परीक्षण कर रहे हैं। करीब 400 एकड़ जो है ज़मीन वो एलडीए की बंधक है, पर क्योंकि ये भी नॉलेज में आया है कि उन लोगों ने उसका अवैध क्रय विक्रय भी किया है, तो इसका एक ऑडिट करना होगा कि कितनी ज़मीन एक्चुअल में बाकी है, और जो ज़मीन बचेगी एक बार लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो उससे हम लोग निश्चित रूप से डेवलप करेंगे। सीएम सर के स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, आवास विभाग के स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम लोग को सर्वप्रथम जो होम बायर्स हैं उनके हितों का ध्यान रखना है, तो उसके लिए जो भी आवश्यक होगा वो हम करेंगे। इसकी कोई समय सीमा 2 साल, 4 साल, 5 साल, कब तक ये हित वापस लोगों को कहीं ना कहीं उनके एक तरीके से सुरक्षित हो सकते हैं?
अलॉटमेंट जिन लोगों को हुआ है उन सभी को हम लोग दिलाएंगे, उन सभी को हम लोग कब्जा वगैरह दिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप प्रथमेश जी को सुन रहे थे जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़ लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।